अब बुलाना चाहूंगा रजनी जी सियाल। नेक्स्ट श्रीमती चंद्रकांता जी बड़ोला। नेक्स्ट मानकचंद जी बोरा। रजनी जी सियाल ले रहे हैं। नेक्स्ट मानकचंद जी बोरा। नेक्स्ट राशि जी डागा। ओके, चंद्रकांत जी बड़ोला आगे हैं। श्रीमती चंद्रकांता जी बड़ोला। का भी सम्मान किया जाएगा। आंचलिक संचित श्रीमान विजयराज जी के श्रीमती साय देवी डागा विजयराज जी के कुसुम चलानी बलड़िया शशिकला जी बलड़िया मीना जी पिपाड़ा सरोज जी चिपर पुष्पा जी हिरन सुधा जी मरलेचा चंचल जी दादा
भारती जी मोता, आशा जी कोठारी, निर्मला जी समदरिया, वसंता जी बावे, स्नेहा जी सेठिया, सूरज जी श्री श्रीमान, मंजू जी डागा, आंचली शरण में संपदा जी चरड़िया और गायत्री जी डागा का ऑलरेडी सम्मान हो चुका है। अब आमंत्रित करता हूँ महेंद्र जी सेठिया, और गौतम जी डागा से मंच पर आए और ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आए। ओ मैडम सुनिए परमाराध्य आचार्य प्रवर की श्री चरणों में नमस्ते। उपस्थित भाइयों और बहनों, ज्ञानशाला परिवार, आज इस ज्ञानशाला के कार्यक्रम को देखकर जो मेरे मन में प्रसन्नता है, आनंद है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं
ज्ञानशाला हमारे धर्म संघ का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, शिक्षा दिलाते हैं, संपत्ति देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है संस्कार देना। आचार्य तुलसी जी ने एक पद्य के माध्यम से इसको रेखांकित किया है। संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रक्षा मूल्य। तो यह ज्ञानशाला या योग कहूँ संस्कारशाला हमारे धर्म संघ की एक नींव है। आचार्य तुलसी ने एक गहन चिंतन के द्वारा उपक्रम को एक संस्थागत रूप दिया। ज्ञानशालाओं का संचालन हमेशा से होता आया है, पर एक व्यवस्थित रूप आचार्य तुलसी के पूर्व मस्तिष्क की उदय है। आचार्य तुलसी ने सोचा कि हमारे धर्म संघ का भावी कैसे सुरक्षित हो सकता है और उसका उपाय है ज्ञानशाला। मैंने 86 में दीक्षा ग्रहण की। पहला चातुर्मास मैंने आचार्य तुलसी के सानिध्य में किया। उसके बाद हमारी दक्षिण यात्रा शुरू हो जाती और योगक्षेम वर्ष का चातुर्मास हमें चेन्नई में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पूर्व हमने बेंगलोर चातुर्मास किया था। बेंगलोर में ज्ञानशाला का जो व्यवस्थित रूप मैंने देखा तो मेरे मन में एक प्रेरणा जागी कि ज्ञानशाला को व्यवस्थित करना चाहिए। चेन्नई आना हुआ। सुबह जब प्रवचन का क्रम चलता था तो मैं प्रवचन में बैठा करता था। एक भाई मेरे पास आए कि महाराज जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा क्या करना है? बोले ऊपर के मंजिल में ज्ञानशाला चलती है। जो छोटे महाराज होते हैं उनका काम ज्ञानशाला चलाना होता है। उस भाई का नाम था अमोलक चंद जी भंडारी। मैं भी नया नया था। मैंने कहा चलो मुझे पता नहीं है, इन्होंने बता दिया है। उस दिन से मैंने ज्ञानशाला का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके पहले मेरे मन में भी कुछ था नहीं, और जब मैंने ज्ञानशाला में पहली बार गया तो वहाँ का क्रम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना बेंगलोर में चलता है। तो वहाँ के प्रशिक्षक हैं तेजराज जी संचेती, उनसे मैंने कहा कि एक बार अगर आप चेन्नई आ जाओ तो आपका जो क्रम चलता है उसकी जानकारी यहाँ भी मिल जाए। और तेजराज जी संचेती चेन्नई आए सावकार पेट भवन में, और उन्होंने ज्ञानशाला में कैसे व्यवस्था होती है उसको बताया। उसके बाद यह ज्ञानशाला चेन्नई का नवीनीकरण हो गया, या यूँ कहना चाहिए एक कदम यहाँ की ज्ञानशाला आगे बढ़ गई। दक्षिण यात्रा को संपन्न करने के बाद मैंने आचार्य तुलसी के दर्शन किए। आचार्य तुलसी के दर्शन करते ही आचार्य श्री ने मुझे निर्देश दिया कि अब हम एक ज्ञानशाला की कमेटी बना रहे हैं, उसमें तुमको रहना है और ज्ञानशाला का कार्य करना है। आचार्य प्रवर का आदेश प्राप्त हुआ और उस समय से यह ज्ञानशाला प्रारूप, ज्ञानशाला का संचालन, ज्ञानशाला की व्यवस्था में जुड़ने का आचार्य तुलसी की कृपा से मुझे अवसर प्राप्त हो गया। उस समय से यह ज्ञानशाला का एक व्यवस्थीकरण पतंजलि पटावली के माध्यम से हुआ।
आचार्य महाश्रवण जी ने जब आचार्य पद ग्रहण किया और सबसे पहला मर्यादा महोत्सव रतनगढ़ में आयोजित किया गया, वर्धमान महोत्सव। उस वर्धमान महोत्सव में लगभग 250-300 साधु साध्वी और पूरा समाज था। उस समय आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि अमृत मुनि जहाँ भी जाते हैं और जो भी ज्ञानशाला का कार्य करते हैं वो मेरे आदेश से करते हैं। उस समय से मैं पूर्व में ही ज्ञानशाला से जुड़ा था और आचार्य प्रवर ने जो आदेश दिया उसके अनुसार जहाँ भी जाता हूँ आचार्य प्रवर का एक लिखित संदेश हमें प्राप्त हो जाता है। जब मैं अग्रगण्य भी नहीं था, जितने भी सिंगारे हैं किसी भी क्षेत्र में वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करे, अमृत मुनि पूरी ज्ञानशाला देख सकते हैं, भले वो दिल्ली हो भले ही चेन्नई हो। तो आचार्य प्रवर का लिखित संदेश भी हमारे पास है। जब भी जहाँ कोई नया कार्य होता है तो वहाँ थोड़ा ऊहापोह हो जाता है और समझदार व्यक्ति वो होता है जो उस बात को समझाने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति नासमझ होता है जो बात समझता नहीं है कि यह जो बैंड बज रहा है यह शादी का बज रहा है या शोक का बज रहा है। वह अपना राग अलापना शुरू कर देता है। तो कुछ पदाधिकारी भी ऐसे होते हैं जो इस गलत बात को बिना समझे प्रचारित करते रहते हैं। वह अच्छी बात नहीं है। उनको थोड़ा अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। जो चीज़ हमें पता नहीं है, जिस क्षेत्र की हमें जानकारी नहीं है, जो कार्य हमने किया नहीं है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो करते हैं वो संघ का हित करते हैं, खुद का हित करते हैं। ज्ञानशाला को जो कार्य है वह एक पवित्र कार्य है। इसमें बाधा पहुंचाना वांछनीय नहीं माना जा सकता है। हमने देखा है कि यहाँ जो ज्ञानशाला चलती है या भारतवर्ष में कहीं भी चलती है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग प्रशिक्षिका बहनों का होता है। मैं उसके लिए उन सब प्रशिक्षिका बहनों को साधुवाद देता हूँ कि वह अपने व्यस्त समय में से ज्ञानशाला के समय निकालती है और प्रशिक्षण भी प्राप्त करती है, प्रशिक्षण देती है, तो वह साधुवाद के पात्र हैं। हमारे चेन्नई में 13 पंथ योग परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वह अहर्निश रूप से इस ज्ञानशाला उपक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसा कि सोहन जी ने बताया कि 470 ज्ञानशाला हैं, 70 से 75 ज्ञानशालाएँ पूरे भारतवर्ष में 13 पंथ युवक परिषद के द्वारा संचालित की जा रही है। 70-75 ज्ञानशाला हैं महिला मंडल के द्वारा आयोजित की जा रही है और बाकी की ज्ञानशाला सभा से आयोजित की जा रही है। हमारे प्रारूप में या ज्ञानशाला के उपक्रम को प्रारंभ से लेकर ऐसा कोई विधान नहीं है कि कौन संस्था इसको संचालन करे। कोई भी संघीय संस्था इसका संचालन कर सकती है। तो जो भी कार्य यहाँ हो रहा है और 13 पंथ योग परिषद इसका संचालन कर रहा है, तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संजय जी भंसाली, उन्होंने कई बार मेरे पास आए और जो भी ज्ञानशाला के लिए हमने उनको बताया वैसा कार्य उन्होंने किया है। लगभग 4 महीने हमको होने आ रहे हैं। यहाँ के जो प्रभारी हैं जितेंद्र जी मालू हैं, कमल जी शामसुका है, उन्होंने भी जो मैंने उनके पास से सुना है रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो ज्ञानशाला का कार्य करते हैं। मैंने उनसे ज्ञानशाला का रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने पूरा एक व्यवस्थित रजिस्टर बनाकर मुझे दिया है। अभी चेन्नई में ज्ञानशालाएँ चलती है, उसमें 800 से 850 ज्ञानार्थी ज्ञानशाला में भाग लेते हैं। चेन्नई में ज्ञानार्थी बच्चों की संख्या 1700 तक हो सकती है। उसकी पूरा डाटा हमारे पास आ गया है। हमने उन बच्चों से पूछा कि आप ज्ञानशाला में क्यों नहीं जा रहे हैं,
तो उन्होंने बताया कि कुछ तो आवागमन की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सी ज्ञानशालाओं में व्यवस्था सुचारू नहीं है, इसलिए बहुत से आधे बच्चे ज्ञानशालाओं में नहीं आते हैं। तो जब हम यहाँ चेन्नई आए, हमने कहा कि आचार्य प्रवर का चातुर्मास चेन्नई में होने जा रहा है, तो आचार्य प्रवर की दृष्टि में अगर कोई कार्य है तो वह ज्ञानशाला है। इस बार का जो मर्यादा महोत्सव आचार्य प्रवर ने उद्बोधन दिया, उसमें केवल ज्ञानशाला का उल्लेख किया है। तो यह हमारे धर्म संघ की निरंतर चलने वाली एक्टिविटी है और इसमें जो बच्चे छूट गए हैं उनको कैसे समाहित किया जाए। तो ज्ञानशाला चलाने में सबसे बड़ी कठिनाई स्थान की होती है। जो घरों में ज्ञानशालाएँ चलाई जाती है उनमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर चिंतन किया और यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे धर्म संघ के दो बड़े बड़े भवन यहाँ चेन्नई में हैं, एक सावकारपेट जो तेरापंथ विद्यालय है, एक पटालम तेरापंथ विद्यालय है, वहाँ हम पूरे स्कूल सिस्टम से ज्ञानशाला चला सकते हैं। बच्चों के लिए जो सामूहिक क्लास है उसकी पर्याप्त जगह है, जो अलग अलग कक्षाएं लगानी है उनकी भी पर्याप्त व्यवस्था है। तो एक नवीनीकरण और एक व्यवस्थित ज्ञानशालाएँ हमारे इन भवनों में चलाई जा सकती है। जो सामान्य व्यवस्था थोड़ी बहुत है तो वह करने से एक बड़ा व्यवस्थित रूप बन सकता है और 1700 बच्चों को समायोजित किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने इस व्यवस्था को नहीं समझा है, वो लोग आलतू फालतू बात करते हैं, उन लोगों को थोड़ा अपना विवेक काम में लेना चाहिए, अपने विवेक से बात करनी चाहिए। अगर उनको पता नहीं है तो मौन रखना चाहिए, और जो अनावश्यक बोलते हैं वह अपने पेड़ पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कार्य कैसे होता है। हमने ये बताया है कि इन ज्ञानशालाओं का सावकारपेट स्कूल और पटावल स्कूल में 18 जून 2017 से व्यवस्थित संचालन हो, उसमें ज्ञानशालाओं को कैसे व्यवस्थित चलाया जाए। हमने देखा है जितनी भी ज्ञानशाला चल रही है अभी, उसमें ज्ञानशाला का प्रारूप भी लागू नहीं है। तो उनको प्रशिक्षण संचालन कैसे बताया जाए, तो हम एक जगह उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं। हमारा ये कोई आग्रह नहीं है कि आप एक ज्ञानशाला चलाएं, 2 चलाएं, हम कहते हैं 10 चलाएं, 20 चलाएं, पर व्यवस्थित चलाएं। जो सड़क छाप ज्ञानशालाओं का प्रचलन है वो अच्छा नहीं है, इसलिए इन ज्ञानशालाओं को चलाया जा रहा है। यहाँ पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, आप उस व्यवस्था को समझ लें। अगर वैसी व्यवस्था आप चेन्नई में कहीं भी कर सकते हैं तो हम 2 नहीं, हम 10, 20, 50 ज्ञानशाला चले तो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो ज्ञानशाला का संचालन है यह यहाँ पर व्यवस्थित रूप से हो, इसलिए हमने एक ज्ञानशाला का परिपत्र तैयार किया है तेरापंथ युवक परिषद ने। उसके माध्यम से आपको जानकारी भी दी जा रही है कि किस तरह से ज्ञानशाला का संचालन होगा। जो बच्चे चेन्नई के इन ज्ञानशालाओं में आना चाहते हैं वो किनसे संपर्क करें, तो उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। जो भी प्रशिक्षिकाएँ ज्ञानशाला से जुड़ी है, जो भी तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ता हैं, वह इस ज्ञानशाला की व्यवस्था में सहयोग करेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आचार्य प्रवर का यहाँ जो पदार्पण हो रहा है उसमें चेन्नई में एक नई जागृति आए और ज्ञानशाला के माध्यम से हम हरेक परिवार को धर्म संघ के साथ जोड़ सकते हैं। शायद ऐसा कोई परिवार होता है जहाँ बच्चा नहीं होता है। दूसरा, बच्चा अगर किसी घर में नहीं है तो वह प्रशिक्षक के रूप में जोड़ सकता है, कार्यकर्ता के रूप में जुड़ सकता है। और हमने देखा है कि चेन्नई ज्ञानशाला को चलाने में यहाँ के बहुत से उदारमंद लोग हैं जो ज्ञानशालाओं में पूरा सहयोग करते हैं। तो इस तरह इस रजत जयंती वर्ष में एक नया कार्य चेन्नई से प्रारंभ हो और आचार्य प्रवर जब इस ज्ञानशाला को देखें तो यह कह सकें कि ज्ञानशाला कैसी हो, चेन्नई जैसी हो।
संपत जी चोरडिया यहाँ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। जब पहली बार यहाँ ज्ञानशाला चेन्नई की चली थी और आचार्य तुलसी के पास गए थे, क्या फरमाया? जब 89-90 में यह ज्ञानशाला चली और पहली बार चेन्नई की ज्ञानशाला गुरुचरण में पहुंची, तब आचार्य तुलसी ने कितनी प्रसन्नता व्यक्त की है, आप सुनिए। ज्ञानशाला यहाँ पर बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही थी। जब गुरुदेव का चातुर्मास, आचार्य जी तुलसी का चातुर्मास महरौली में दिल्ली में था, उस समय पहली बार हम ज्ञानार्थी बच्चों को यानी 48 बच्चों को और 7 टीचर्स के साथ आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए हम दिल्ली गए। और उस समय चातुर्मास के समय हमने समय लिया और गुरुदेव ने समय भी दिया। उस पहले ही हमने कहा चलो हम एक नाटक की प्रस्तुति करेंगे, तो हमने एक नाटक प्रस्तुति भिक्षु को बुलावा ना करके, भिक्षु ने बुलावा करके ऐसा हमारा नाटक था। उसमें नाटक में स्टेज पर देख रहे थे, गुरुदेव सामने विराजे थे और स्टेज सामने थी, नाटक चल रहा था। तो गुरुदेव ने फरमाया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कहा कि आप जाइए और सामने बैठिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। महाप्रज्ञ जी पधारे और नाटक चलता रहा। उसके बाद में जब दूसरे दिन वापस उसी दिन शाम को हमें सेवा का मौका मिला, तो मैंने कहा कितना मिनट समय देंगे गुरुदेव? तो 5 मिनट का समय देंगे। हमने कहा 5 मिनट का समय बहुत कम होगा। नहीं 5 मिनट का ही मिलेगा। लेकिन जब गुरुदेव ने परिचय आरंभ किया, सब बच्चों का एक बच्चों का परिचय लिया, राजस्थान में कौन से गांव के हैं, कहाँ के हैं, सब परिचय लेते लेते कम से कम 50 मिनट हमने समय दिया। लास्ट में जाके गुरुदेव ने एक ही बात कही, आप बच्चों हमारे साथ कौन चलने वाला है? समझ गए ना आप? बच्चों हमारे साथ आप कौन चलने वाला है? दूसरे दिन जब वापस हमने समय लिया, उस समय बहुत पब्लिक थी वहाँ पर, बहुत पूरे देश से आए हुए लोग थे। उस समय में गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि जब ज्ञानशाला देखनी हो तो मद्रास की देखो, ज्ञानशाला देखनी हो तो मद्रास की देखो। ये हमारी ज्ञानशाला के लिए इस रजत जयंती उपलक्ष्य में हमें बहुत गौरव है और जो टीचर्स हैं उनको बहुत बड़े गौरव होना चाहिए। हमारी मेहनत से आज ये ज्ञानशाला आगे बढ़ी है और मुनिश्री का मुझे बराबर मिलता रहा। जब भी मुनिश्री भी यहाँ से बिहार करके कहीं आगे बढ़ारे, तो जहाँ भी हमारे भाई बहन वहाँ जाते, साकरण साहब के दर्शन करते, तो मुनिश्री यही फरमाते थे, संपत जी को बोल देना ऐसा चला है वैसा चला है। इस ज्ञानशाला में प्रारंभ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अभी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, पर मैं देख रहा हूँ 28 साल से एक तो हमारे संपत जी ने ज्ञानशाला के लिए बड़ा श्रम किया है और 3 बहनें हैं। एक है राजश्री डागा, एक है सुबोध सेठिया और एक है रजनी सियाल। ये 28 साल से, जब से ज्ञानशाला का 89 से योगक्षेम से प्रारंभ किया था, तब से लगातार चेन्नई ज्ञानशाला में सेवा दे रही है। तो यह जो ज्ञानशाला का उपक्रम है, यह निरंतर आगे बढ़े और यह एक सहयोग हमारा बन गया कि 2014 में जब ज्ञानशाला चेन्नई दिल्ली आई थी और उनका सब कार्यक्रम निर्धारित था नवरात्रि में, तब भी आचार्य महाश्रमण जी ने मुझे विशेष निर्देश दिया कि चेन्नई ज्ञानशाला आइए, यह आपको संभालना है। और यह रजत जयंती वर्ष का भी एक सहयोग मिल गया और आचार्य प्रवर की कृपा से हमारा यहाँ आना हो गया है। और हमारा यही चिंतन है कि संघ का विकास होना चाहिए, चेन्नई का विकास होना चाहिए और यहाँ के ज्ञानार्थी बच्चे हैं, उनके माध्यम से जब आचार्य प्रवर चेन्नई पधारे तो ज्ञानशाला एक नए रूप में आना चाहिए। तो अभी हमारे पास बहुत कम समय है, 1 साल का समय भी हमारे पास मुश्किल से है। इसमें हमको ज्ञानशालाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो बिना समय गंवाए हम इस व्यवस्था के अनुरूप ज्ञानशाला का संचालन करें। और तेयुग जो चेन्नई है वो साधुवाद का पात्र है कि इतने व्यस्त कार्यक्रमों में उनका स्वर्ण जयंती कार्यक्रम भी है और भी कार्यक्रम है, फिर भी किसी भी समय उन्होंने किसी भी कार्य के लिए ननुनच नहीं किया है। जो भी कार्य उनको बताया है वो कार्य वो पूरा करके लाए हैं। तो
तो हम सोचते हैं कि अगर ऐसी कर्मठ टीम है, ऐसी प्रशिक्षिकाएं हैं, तो निश्चित रूप से सोहन जी चोपड़ा को यह घोषित करना पड़ेगा कि ज्ञानशाला चेन्नई सर्वश्रेष्ठ है। और इसके लिए हमको 1 साल का समय चाहिए। 1 साल आप जैसा बताते हैं ऐसा करिए, आपको हम बताएंगे क्या परिणाम आता है। जो 28 साल पहले किया उसका परिणाम आज आपने देखा है, अब नया उसका नवीनीकरण आप देखिए, उसका क्या परिणाम आता है या आने के बाद पता चलेगा, पहले पता नहीं लग सकता है। तो इसी के साथ आज काफ़ी समय हो गया, मैंने जो ये आज का कार्यक्रम देखा बहुत ही व्यवस्थित, इसमें ज्ञानशाला के जो टीम के पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, और अनीता चोपड़ा और बबीता चोपड़ा, इन्होंने बहुत अच्छा श्रम किया है। बहुत व्यवस्थित शालीन प्रोग्राम ज्ञानशाला का चला है। मेरे को यह सब देखकर बहुत प्रसन्नता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेन्नई आना सफल हो गया है। तो मैं यही शुभकामना करता हूँ और इनको साधुवाद भी देता हूँ कि आगे नए रूप में ज्ञानशालाओं का सम्यक संचालन हो। उससे आप सीखें, पहले आप जान लें, सीख लें, उसके बाद अगर आप कोई सुझाव देंगे तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। इसी के साथ ओम आनंद। मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता। अथक प्रयास करके यह किया है, ज्ञानशाला का उपक्रम चला रही है और जो पुरुषार्थ करते हैं वे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। एक मुक्तक में कहा है, किस्मत का हूँ दास नहीं और भावी पर विश्वास नहीं। किस्मत का हूँ दास नहीं और भावी पर विश्वास नहीं। हाथ गिर उठ जाते हैं, काम सभी बन जाते हैं। हाथ गिर उठ जाते हैं, काम सभी बन जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं किस्मत को मानता हूँ पर किस्मत का दास नहीं हूँ। मैं पुरुषार्थ पर विश्वास करता हूँ, जो पुरुषार्थ करता है उसे जरूर सफलता प्राप्त होती है। ओम। मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता। दक्षिण तमिलनाडु और केरल के आंचलिक संयोजक श्रीमान नुमानंद जी दुग्गड़ का सम्मान करना चाहेंगे। कृपया आप मंच पर पधारें और अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन उनका सम्मान करें। ज्ञानशाला रजत जयंती वर्ष पर एक महत्वपूर्ण घोषणा। चेन्नई ज्ञानशाला की ज्ञानार्थियों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रशिक्षक की संख्या वृद्धि हेतु ज्ञानशाला कार्यकर्ताओं की सशक्त टीम तैयार करने के लिए स्थान की समस्या का सटीक समाधान हेतु स्कूल सिस्टम से ज्ञानशाला संचालन हेतु अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्षा हेतु आवागमन की सुविधा हेतु पिकअप एंड ड्रॉप अल्पाहार की समुचित व्यवस्था है।